हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इफ यू रिमेंबर, इन लास्ट लेक्चर द लास्ट टॉपिक वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. In today's lecture we will study beyond that, and the first topic for today's lecture will be principle of superposition, right? But before starting principle of superposition, let us revise quickly what we learned at the last lecture. uh, Electric field due to a point charge. What was it? से कि यहाँ कोई Q चार्ज है एंड ये इस पोजीशन P पे, जहाँ की पोजीशन वेक्टर है P का R वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज, इस पोजीशन P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई थी अपनी इन वेक्टर फॉर्म, दैट वाज व्हाट? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर and into r cap. R cap is simply what? Unit vector in the direction of r vector, right? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर क्यूब एंड आर वेक्टर, जहां की क्यू आप प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे, यानी -3 कूलम है तो यहां -3 लिखेंगे, सो दैट आपका आर कैप की जगह क्या आ जाएगा? -आर कैप. अभी एक एग्जांपल लेके भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम कैसे प्रिसाइजली लिखेंगे ताकि कोई मिस्टेक हमसे ना हो, राइट? तो ये कहां से आया बच्चों? ये आर कैप जो है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या है? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर. मॉड आर को ही हम क्या लिखते हैं? आर भी लिख सकते हैं. ऊपर से एरो हटा दिया तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है. तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट? अब इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो आपको, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, और सिंपली ई जिसको लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर. यहां आप जब मैग्नीट्यूड लिखना होगा तब आप साइन यूज नहीं करेंगे, जैसे और. तो ये इतनी बात, ये कंक्लूसिव बात है, कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रहना चाहिए. आइए यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है और इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे इस पोजीशन P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो डेफिनेटली मैंने जैसा बताया था कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर की ओर होता है. अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? मान लो ये आर वेक्टर मैं दे ही दूं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे के और इंटू 3 एंड अपॉन आर क्यूब एंड इंटू आर वेक्टर. So this r cube will be what? 1 का cube means mod r here is 1 meter. So that will be what? 3k upon 1. वो नहीं भी लिखो या 1 का क्यूब लिख देते हैं, r वेक्टर. अब r वेक्टर जो भी हो. अब यहीं से समझ में आ रहा है तुम्हें, सिंस दिस इज पॉजिटिव, सो दिस ई वेक्टर इज व्हाट? पैरेलल टू व्हाट? r वेक्टर. ये आपको बताया जा चुका है पिछली क्लास में. अब देखिए, बहुत अच्छे से बताया गया है, यानी आपको अगर यहाँ कोई दिक्कत हो रही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, इसका मतलब है पिछले लेक्चर को आपने ध्यान से नहीं देखा है. और अगर ध्यान से देखा है तो एक क्विक रिवीजन है बस. अभी अगर ये -3 हो बच्चों, तो फिर क्या होगा? तो आर के पैरेलल अगर +3 है तो आर के पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है. होना भी यही चाहिए. तो पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर? दूर की ओर. और नेगेटिव चार्ज पे आते हैं. चलो, अगर ये -3 कूलम है तो फिर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो क्या हो जाएगा, के और यहाँ -3 लिखोगे अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर. अब आर क्यूब को क्या लिख दोगे? तो ये -3k अपॉन 1 का क्यूब इंटू आर वेक्टर. अब ये माइनस देखो, ये जो है ये तो पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे लिख दो. क्या लिख दो बताओ? इसको लिख दो 3k अपॉन 1. 1 का क्यूब रहने दो, 1 का क्यूब या 1 जो भी लिखो, या मत ही लिखो 1, लेकिन वैसे लिख दे रहा हूं मैं. तो ये माइनस उठ के चला जाएगा इसके साथ. अब ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. अब यहां से देखो जरा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये पूरा जो है, इसका मतलब -r के पैरेलल हुआ ना. किसके पैरेलल हुआ? -r वेक्टर के पैरेलल हुआ. या यूं कहो कि अगर मान लो मैं माइनस यहां छोड़ देता और यहाँ पे +r ही लिखता, तो फिर क्या हो जाता बताओ? क्या हो जाता ये? तब हम ये कहते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू व्हाट? इज अपोजिट टू आर वेक्टर.
आर वेक्टर के अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है, इधर है, होना भी वही चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की ओर, नेगेटिव चार्ज के करीब। एक बात और एडिशनल, तो ये ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। अब एक बात मुझे और एडिशनल यहाँ बतानी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के लिए। बच्चों एक चीज ध्यान से देखना कि अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज क्यू है और ये डिस्टेंस आर पे मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, तो कहोगे के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब अगर बताओ अगर ये आर बहुत बड़ा हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आर टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, माने क्यू से बहुत दूर, लॉन्ग डिस्टेंस अवे। और फिजिक्स में बच्चों लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, स्मॉल का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट, मतलब 0.000000000 जितने जीरो लगा लो, लास्ट में एक नॉन जीरो लगा दो, बस हो गया। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अत्यंत छोटा। सो ई बच्चों अगर मान लो मैं कहूं कि एट इंफिनिटी, यानी एट इंफिनिटी या एट लॉन्ग डिस्टेंस अवे, लॉन्ग डिस्टेंस अवे, तो क्या हो जाएगा, यहां कैसे लिखोगे, फिर लिखोगे लिमिट आर टेंड्स, तो आप तो मैथ्स के स्टूडेंट है, तो लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी और के मॉड क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। अब बताइए लिमिट क्या बनेगी भाई, तो ये बनेगी ऑलमोस्ट क्या, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। भाई नीचे आर इंफिनिटी हो गया, ऑलमोस्ट इंफिनिटी, ऑलमोस्ट, क्योंकि इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं है, तो हम यही कहेंगे हमेशा टेंस टू इंफिनिटी, ये नहीं कहेंगे आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी थोड़ी ना कोई एग्जैक्ट नंबर है, राइट। तो टेंस टू इंफिनिटी हमेशा होता है, तो यहां भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो मतलब ऑलमोस्ट जीरो, जीरो ही मानेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए बात, ये उतनी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि ई एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू व्हाट, क्यू, यानी एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू क्यू, नॉट एट क्यू, वेरी क्लोज टू क्यू, तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा के मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो अगर ये नीचे ऊपर तो कुछ फाइनाइट है और नीचे इनफाइनाइट हो रहा है, तो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए, लेकिन टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी नीचे जो, सॉरी ऊपर फाइनाइट हो रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट समथिंग, और नीचे ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है, तो अगर जीरो हो गया तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, अरे समथिंग। तो यहां देख लो, जैसे मान लो कुछ भी हो, 4/0 है ना, 4/0 बोले तो क्या होगा, तो ये भी टेंड्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट, राइट। नीचे अगर ऊपर कुछ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है और नीचे जीरो है, तो ये इनफाइनाइट आना है, टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब किसी पॉइंट चार्ज के बिल्कुल करीब जब आप जाएंगे तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जैसे इस जगह पे ये पॉइंट चार्ज क्यू है और मान लो मुझे इस जगह पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसके बिल्कुल पास में, कलर चेंज कर ले रहा हूं, इसके बिल्कुल पास में पॉइंट चार्ज है, अब इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल पास में इस जगह पे मुझे चाहिए, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अगर ये पॉइंट चार्ज अगर ये पॉजिटिव है तो इससे दूर की ओर होगी, और कितनी होगी भाई, इनफाइनाइट होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। अगर इस जगह पे आओगे तो इससे दूर की ओर होगी, कितनी होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। यहां पे आओगे दूर की ओर होगी, कितनी होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। यहां पे आओगे कितनी होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी, राइट। तो यहां पे रहोगे, टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी अवे फ्रॉम इट। और यही अगर मान लो मैं इसको निगेटिव कर दूं, यानी ये क्यू मेरा निगेटिव हो जाए अगर, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी ओर हो जाएगी, इसकी तरफ हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में इनफाइनाइट हो जाएगी और डायरेक्शन में टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट electric field due to a point charge. Now we are ready to move ahead. So let's move to uh, today's first topic, that is principle of superposition, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां फोर्स के लिए पढ़ा था, कूलम फोर्स के लिए क्या पढ़ा था भाई, कि बहुत सारे अगर पॉइंट चार्जेज हैं या बहुत सारे अगर चार्जेज हैं जो किसी एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं,
अगर एक पॉइंट चार्ज F1 लगा रहा है, दूसरा F2 लगा रहा है, तीसरा F3 लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, कूलम फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट? तो ये बताओ कि जो जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद है ना डेफिनेशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, राइट? सो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? फोर्स ही तो है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पर यूनिट पॉजिटिव, बहुत डिटेल में समझाया पिछली क्लास में ना। तो मेरा इतना मन लगता है पढ़ाने में कि मेरी मेरी मेरा तो मन कह रहा है कि पूरा तुम्हें रिवाइज करा दूं, लेकिन मेरा काम थोड़ी है यार, तुम्हें पढ़ के आना है। तो ये क्लास समझ में आएगी? कितनी जिम्मेदारी से पढ़ना है तुम्हें, सोचो। और मेरा मन है कि मानता ही नहीं मैं, सोचो 10-15 मिनट आज की क्लास का मैं इसमें ले गया कि भाई आप कनेक्ट हो लें पीछे से, तो ही तो आज समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये क्या कहता है बच्चों कि मान लो इसका कहना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कि किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या सिंपली जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे कितना होगा? वो वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूं कहें कि इफ इलेक्ट्रिक, पूरा लिख दे रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसको आगे से मैं ऐसे लिखा करूंगा ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग आर E1 वेक्टर, यानी मान लो किसी पॉइंट पे, जैसे कि पॉइंट मान लो ये है, ये पॉइंट है मान लो पॉइंट पी, और सराउंडिंग में यहाँ एक चार्ज है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैं पूछूं कितने तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर तुम्हें नहीं पता है, इसका मतलब तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, लेक्चर ठीक से नहीं देख रहे हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ऐसा वो एक पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस। कंटिन्यूअस में फिर तीन तरह होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखा गया है, उसी तरह का एक और यहाँ है, एक यहाँ है, इसी तरह यहाँ भी है, और इस जगह पे इन चार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, एक इसकी वजह से मान लो इधर है E1 वेक्टर, उसकी वजह से मान लो इधर है E2 वेक्टर, इसकी वजह से मान लो इधर है E3 वेक्टर, उसकी वजह से मान लो इधर है E4 वेक्टर, या मान लो ये नेट निगेटिव है तो इसकी वजह से E4 इधर है मान लो, तो नेट क्या होगा? इन सभी का वेक्टर सम होगा, सभी का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन दिस टॉपिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग एल्स बट दैट वन ओनली, जो कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, भाई ये फोर्स ही तो है, पर यूनिट चार्ज है। वहां F1 वेक्टर, F2 वेक्टर लिखते थे, यहाँ E1 वेक्टर, E2 वेक्टर लिख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। then the net, then the net electric field E vector at that point will be E vector is equal to vector sum of all these electric fields, right? Vector sum, mind you, जिसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे, सिग्मा मतलब समेशन, आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, ई आई वेक्टर, आई लगा दिया मतलब 1 2 3 4 जितने भी हैं, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, ऐसे सारे का वेक्टर सम। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए आ गए क्वेश्चंस पे, राइट। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इन ईच केस शोन बिलो। ये देखो जरा, यहाँ पे आर है, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आर है, ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तुम्हें इस ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने लग गए हैं। आपको ये सब बातें पिछली क्लास में बताई गई थी कि क्यों बोलने लगे हैं। चलिए, तो ओ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, जरा बताइए इसकी वजह से किधर और कितनी होगी। तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होती है, दूर की ओर होती है, तो दूर की ओर होगी। और कितनी होगी, तो तुम्हें पता ही है, बताओ कितनी होगी, के। एंड दिस मॉड क्यू इज सिंपली क्यू और अपॉन क्या, आर स्क्वायर। इसकी वजह से कितनी और किधर होगी, इधर होगी। कितनी होगी भाई, अवे फ्रॉम इट कितनी होगी, तो के एंड मॉड क्यू का क्यू हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है ये भी, और आर स्क्वायर। अब ये बताओ, इसका जब वेक्टर सम करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट दो वेक्टर्स हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस एट पॉइंट ओ इज सिंपली व्हाट, जीरो, या जीरो वेक्टर। तो आंसर हो गया जीरो। जय हिंद जय भारत। अब मैं तुमसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ, चलो बताओ मुझे कि यहां मान लो प्लस क्यू है और यहां मान लो हो जाता माइनस क्यू, और इस जगह पे ही ओ पे ही वही है, वही पॉइंट है। अब बताना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी ओ पे। अब क्या कहोगे बताओ, तो अब हो जाएगी इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इधर होगी कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वजह से ये निगेटिव है ना, देखो क्या मस्त बताया है। इसकी वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन उसी की ओर होगी, ओ की ओर होगी। ओ की ओर थोड़ा नीचे बना रहा हूं क्योंकि वेक्टर कहीं भी बनाए, वेक्टर वेक्टर है ये एरो। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे या कहीं भी डिस्प्लेस करें, वेक्टर बदलता नहीं है। बाय द वे, अगर तुम्हें बिल्कुल ज्योमेट्री से चलना है, ज्योमेट्री से चलना है, तो फिर देखो, तो फिर मैं कलर चेंज कर लूंगा और इधर ही होगी। इसी पे एक बार और चला दे रहा हूं, ये लो, वही सेम टू सेम। कितनी होगी भाई, के मॉड क्यू, तो माइनस क्यू का मॉड क्यू क्यू हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ ई कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई जरा बताना। तो इसी डायरेक्शन में रहेगी और कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सिंस उसी डायरेक्शन में है, इसलिए सिंपली जुड़ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है, तो हो गया टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो अब एक बात जरा बताना, मुझे लगता है कि तुम बता लोगे, जरा बताओ तो, ये 4 कूलम है, अगर पीछे के लेक्चर्स ठीक से देखे हो तो ही बता पाओगे, नहीं देखे हो तो फिर यू मस्ट बी असेम्ड ऑफ इट, कि भाई आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। जरा बताइएगा, ये रीजन मैं इसका नाम रख रहा हूं 1, इस रीजन का मैं नाम रख रहा हूं 2, इधर सारा, इधर यानी -2 कूलम के राइट में जो भी रीजन है, वो रीजन मैं उसको बोल रहा हूँ रीजन 2, और इसके 4 कूलम के लेफ्ट में जो रीजन है, इसको मैं बोल रहा हूँ रीजन 3। सो टेल मी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट या सिंपली देखो, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे पूछा जाए, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, कैन बी जीरो इन रीजन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है नन। किसी में जीरो नहीं होगा। जरा बताना किस में जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हो सकता है, कैन बी, किस में जीरो हो सकता है जरा बताना। कितना बढ़िया तुम्हें समझाया था यही क्वेश्चन सेम टू सेम, कि तीसरा चार्ज पार्टिकल रखा था पिछले से पिछली क्लास में जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, टॉपिक यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें भी, और पूछा था कि भाई किस रीजन में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल रखें तो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या है कि आह, बताना किस में होगा, तुम अपना अपना जवाब जरा पॉज करके सोच लो, फिर मैं अपना बताता हूँ, जो सही हो बताता हूँ।
तो देखो इसमें चलो रीजन 1 में देखते हैं। रीजन 1 में इस यहां से यहां के बीच में यहाँ पे 0 हो सकता है क्या? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी और ये निगेटिव है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। कहीं पे भी यहां से यहां तक यही यही कहानी है। हर जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड्स होगी। तो रीजन 1 में तो हो ही नहीं सकता। रीजन 2 में जरा बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है क्या? रीजन 2 में यहाँ पे देखो उसकी वजह से इसकी वजह से मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से R1 मान लेते हैं, ठीक? R1 मान लो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कूलम वाली कितनी हो जाएगी? K 4 और अपॉन क्या? R1 स्क्वायर। देखना ध्यान से। और -2 की वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? कलर चेंज कर लेता हूँ। -2 की वजह से किधर होगी? -2 नेगेटिव है तो उसकी ओर होगी। कितनी होगी भाई? तो K मॉड Q, क्योंकि मैं डायरेक्शन तो यहाँ दिखा दिया एरो से। अब मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो 2 एंड अपॉन क्या? ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, जिसको मैं क्या कह ले रहा हूँ? R2 कह ले रहा हूँ। तो K2 अपॉन R2 स्क्वायर। हाँ, क्या बात है। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इन दोनों को बराबर होना चाहिए। किसको किसको? K इंटू 4 कूलम अपॉन R1 स्क्वायर और K इंटू 2 कूलम अपॉन R2 स्क्वायर। कैन दे बी इक्वल? Yes, of course they can be equal because R1 is greater than R2. So in this expression, the denominator is greater. In these two expressions, denominator is greater in first one. ठीक है? So for the ratio to be equal, if in the first expression numerator is also greater, then the ratio can be equal. So it means of course they can be equal, of course they can be equal because R1 इसमें बड़ा है R2 से, और यहाँ ऊपर भी देखो 4 बड़ा है किससे? 2 से। तो यहाँ न्यूमरेटर भी बड़ा है और अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर भी बड़ा है। तो रेशियो क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। लेकिन वही तुम यहां आओगे तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पे देखो डिस्टेंस, ये चार्ज भी ज्यादा, ऐसे सोच लो चार्ज भी ज्यादा और डिस्टेंस भी कम। तो के क्यू अपन के मॉड क्यू अपन आर स्क्वायर में अगर चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी मैग्नीट्यूड वाइज, और आर छोटा होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर दोनों हो गया तब तो गजब ही हो जाएगा, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तो दोनों हो रहा है। यहाँ तो 4 कूलम जो है -2 कूलम से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। अरे भाई 4 कूलम इज ग्रेटर देन 2 कूलम। वी आर नॉट कंपेयरिंग -2 कूलम with 4 coulomb. We are comparing 4 coulomb and 2 coulomb because we are just comparing here the magnitudes of the electric fields. Because directions are still opposite. 4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और -2 कूलम का उधर होगा। तो डायरेक्शन वाइज तो ठीक है 0 हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जब हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो। क्योंकि अब जरा ले लो और समझ लो। यहां से अब ये डिस्टेंस मान लो हम R3 मान लेते हैं और वहां से R4 मान लेते हैं। ये देखो, ये हमने R4 मान लिया। अब यहाँ मैग्नीट्यूड जरा 4 कूलम वाले का देखो तो हो जाएगा K और 4 कूलम अपॉन R3 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड हम 2 कूलम वाले का देख लेते हैं तो K और 2 कूलम अपॉन क्या? R4 का स्क्वायर। अब जरा बताना, ऊपर न्यूमरेटर फर्स्ट एक्सप्रेशन में बड़ा है, यानी इस वाले में न्यूमरेटर बड़ा है तो इसी में डिनोमिनेटर भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर होगा। लेकिन यहां तो न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर उल्टा छोटा हो गया, तो ये एक्सप्रेशन तो और बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा होगा ये। कभी भी इस रीजन में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो तुम्हारा 4 कूलम से डिस्टेंस क्या रहेगी? 2 कूलम के डिस्टेंस की तुलना में कम रहेगी और चार्ज भी ज्यादा है। इसलिए 4 कूलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी भी 2 कूलम -2 कूलम वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से बड़ा ही रहेगा, इसलिए 0 नहीं हो सकता। So this is again a brilliant question and it has been asked in IIT Advanced, JEE Advanced। किस तरह से पूछा गया था? इस तरह से कि 2 पॉइंट चार्जेस थे जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बस इतना ही काम था कि 2 पॉइंट्स है। तुम देखोगे ना पीवाईक्यू में तो तुम्हें मिलेगा। पीवाईक्यू में तुम्हें सजेस्ट करूंगा, और तुम 12th में हो तो सजेस्ट करना क्या है, अब तक भाई 11th अगर आप पास करके आए हैं 12th में तो आपको पता ही होगा पीवाईक्यू तो लेना ही है आपको। हमारे असाइनमेंट चाहे जितने क्वेश्चंस हों प्रीवियस ईयर के, लेकिन सारे तो नहीं होंगे।
तो आपको पीवाईक्यू लेना है, एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के तो क्वेश्चंस का पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैंक जो आता है वो होना चाहिए। 32 ईयर्स का भी ले सकते हैं, 15 ईयर्स तक का तो आपको चाहिए, मतलब उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एडवांस का पीवाईक्यू देखेंगे, और एडवांस का जरूर ले लीजिए, क्योंकि भले आपको अगर जेईई मेन भी सिर्फ करना है तो भी एडवांस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मोस्ट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन, क्योंकि जेईई मेन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जेईई के पूछे हुए कॉन्सेप्ट्स तो पक्का रिपीट होते हैं। अच्छी अगर रैंक लानी है जेईई मेन में तो आपको एडवांस का पीवाईक्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में किसको कह रहा हूँ, मतलब पैसेज वाले को मैं ऑब्जेक्टिव नहीं मान रहा हूँ। जो सिंगल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, जो शुरू के जैसे आपके सेक्शन ए में जो है वो वाले लेवल 3 के। तो देखिए बच्चों, यहाँ उसमें ये बस इतना कहा था कि इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही थी तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। इसके फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ेंगे जब आपका टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी चैप्टर में। तो यहाँ मान लीजिए, मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ मान लीजिए अगर 8 कूलम है और यहाँ मान लीजिए -3 कूलम है। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ वही सवाल, मैं समझ लो यही वही क्वेश्चन है और यहाँ रख दिया, बस एक उसका जो स्टेप था वो मैं स्किप कर दिया, उसका रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिया और अब बाकी क्वेश्चन सेम है। एडवांस में पूछा हुआ है सवाल है, तो डायरेक्ट नहीं दिया था कि ये ज्यादा है और ये कम है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया था और उसमें काउंट करके आपको ये तय कर लेना था कि किस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जो पॉजिटिव होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो निगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। सब पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल आपको जो समझ में आएगा जहां से, वो अब क्वेश्चन यहां से आपका शुरू होता है। तो बताइए किस में होगा, तो मुझे तो समझ में आ गया इसी में होगा, अभी तो बताया सर आपने। इसमें हो सकता है जीरो। वही अगर पलट दें, मान लो ये -3 ही रहे और ये मान लो 1 कूलम हो जाए, तो किस में जीरो होगा, तो किस में, किस रीजन में जीरो हो सकता है, तो फिर इस रीजन में जीरो हो सकता है, बीच में तो होगा ही नहीं। मस्त। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहां वापस आ गए। अब बताइए आप कि बी में आते हैं। बी में तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी साइड लेंथ ए है, ये भी साइड लेंथ ए है, ये भी साइड लेंथ ए है। अब बताइए कि ये सेंट्रॉइड हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी नेट, अगेन जीरो होगी, क्योंकि इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से अवे फ्रॉम इट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और इसकी वजह से अवे फ्रॉम इट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब इन तीनों के बीच कितना एंगल बन रहा है बेटा, 120 डिग्री, राइट। तो 3 वेक्टर्स आर देयर टू बी एडेड having equal magnitude and angle between them is 120 degree. So when you add, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सम ऑफ n से n number of vectors having equal magnitudes and angle between adjacent vectors is 2 pi by n is 0। यानी अगर n नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइक मान लो 6 हैं, और उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, उनके बीच में 2 पाई बाई एन, 2 पाई बोले तो 360 डिग्री, 360 और n कितना है 6, तो कितना हुआ 60 डिग्री। यानी सबके बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है अगर, और 6 वेक्टर्स हैं, 6 वेक्टर्स हैं, तो इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी को जब ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स क्या बन जाएगा, एक पॉलीगन लॉ पढ़ा होगा शुरू में 11th क्लास में, जब सम करते हैं तो पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, ऐसे रखते चले जाते हैं और लास्ट वाले के हेड को फर्स्ट वाले के टेल से ज्वाइन करते हैं, एंड दैट गिव्स द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। दिस इज पॉलीगन लॉ। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। अगर मैं यहीं पे बच्चों इस ए वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दूं, बताओ ये व्हाइट वाला कौन सा वेक्टर मिला हमें, ये वेक्टर मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। तो अगर मैं यहां तो 3 ये समझा दिया, ये प्लस बी प्लस सी, लेकिन अगर मैं 6 बनाता ना ऐसे, तो देखोगे ये 60 डिग्री है। हाँ,
अब ऐसे अगर मैं बनाते चला जाऊंगा तो अगर 60-60 रहेगा तो इवेंचुअली देखोगे कि छठा वेक्टर जब बनाओगे तो उसका हेड ऑटोमेटिकली पहले वाले के टेल पे पहुंच जाएगा। तो जब तुम रिजल्टेंट वेक्टर बनाने जाओगे तब तुम्हें बनाना ही नहीं पड़ेगा या जीरो लेंथ का बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले की टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते हैं। तो ऐसे में नेट वेक्टर कितना आ गया? 0 आ गया। अगर तुम भूल रहे हो या तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो नोट डाउन कर लो पॉलीगन लॉ। क्या कहता है ये? टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ओवर हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ देन टेल ऑफ थर्ड ओवर हेड ऑफ सेकंड, ऐसे करते चले जाएंगे। एंड सो ऑन लिख दिया, मतलब समझ गए कि क्या करना है। लिखा दे रहा हूं कि तुम्हें ध्यान रहे, क्योंकि बार बार करना पड़ेगा ना पॉलीगन वो ये इसमें प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन में जब वेक्टर सम करना ही है तो पता होना चाहिए। तो सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। और फाइनली लास्ट में क्या करना है? ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with head of last vector by an arrow having its head on the head of या at the head of last vector। बाकी का यहां लिख रहा हूं। this final vector gives the sum of all vectors, राइट। जरा इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब देखिए मैं बताता हूं कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये मान लीजिए सी वेक्टर है और ये मान लीजिए डी वेक्टर है। आपको सम करके बनाना है। क्या कहता है? अच्छा, पहला दूसरा कौन तो कह रहा है कि सर विच वन विल बी द फर्स्ट वेक्टर, विच वन विल बी सेकंड वेक्टर। हम कैसे डिसाइड करेंगे? किसी को भी पहला ले लो, किसी को भी दूसरा ले लो, किसी को तीसरा, किसी को चौथा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस बदलने से। मैंने यहाँ ए को पहला लिया है। ए के सर पे बी की पूंछ और बी के सर पे सी की पूंछ, पूंछ बोले तो टेल, एंड सी के हेड पे डी की टेल। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं फाइनल काम करता हूं, तो ए के टेल को फाइनल हेड से मिलाऊंगा लास्ट वाले वेक्टर के। लास्ट वेक्टर कौन सा है? डी। और ये मुझे जो मिला ये है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है बच्चों। अब यहां मैं यही काम अगर ऐसे करता कि पहले बी ले लेता, मान लो ये पहले बी ले लिया, बी के हेड पे सी की टेल और सी के हेड पे डी की टेल और डी के हेड पे ए की टेल। तो डी के हेड पे मैं ए की टेल रख रहा हूं, देखना मैं कलर बदल रहा हूं। डी के हेड पे ए की टेल, ये देखो ए की टेल। अब मैं बी की टेल को ए के हेड से मिलाऊंगा, क्योंकि एक ए ही फाइनल है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ है। ए फोर्थ हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस बदल दिया। ये देखो ये पीला वाला मिला। ये देखो दोनों देखने से कुछ कुछ एक जैसे नहीं लग रहा, ऑलमोस्ट मतलब एक जैसे। क्यों लग रहा है एक जैसे? क्योंकि होगा ही एक जैसा। अब लेंथ अब मैंने मेजर करके तो बनाया नहीं है। इवन ये एंगल भी, ये जो मेरा ये ओरिएंटेशन है यानी जो झुकाव है बी का, वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाएगा तो कुछ तो अंतर पड़ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी बाई एंड लार्ज एक हिसाब लग रहा होगा तुम्हारे मन में कि भाई ठीक है, हाँ सही बात है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहाँ जो मिला हमें बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, ये एक ही है, क्योंकि तुम्हें पता है वेक्टर में ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है। बच्चों एक बात और जान लो कि जैसे जैसे 11th के जो कॉन्सेप्ट्स चैप्टर समझने के लिए जरूरी होंगे वो सारा रिवाइज कराने की जिम्मेदारी मेरी है।
इसलिए आपको एज फार एज योर क्लास 12th इज कंसर्न, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 12th हमें तब समझ में आएगा जब हम 11th का ये टॉपिक पढ़ लेंगे। तो 11th का जो टॉपिक जरूरी होगा वो मैं लेक्चर के अंदर ही बताऊंगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। हाँ, अब अगर मान लो चूंकि ये 11th का टॉपिक है तो हम उतना समय नहीं दे सकते जितना हमको 12th पे देना है, क्योंकि सारा समय ही 12th पे देना है, तो रिवाइज ही कराऊंगा। हाँ, उतनी बात, जैसे पॉलीगन लॉ है, अब तुम्हें यहां लग रहा है अगर कि थोड़ा और मुझे जानना चाहिए, तो ये काम तुम अपने मन से करो, ये तुम्हारे जिम्मे है, ये तुम्हें खुद से करना है। लेकिन अब मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मेरे से इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं उतना ही कर सकता हूं जितना भी जरूरी है। मुझे लग रहा है कि इतने से तुम्हें पॉलीगन लॉ आ गया होगा, अब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मजा नहीं आया, या अभी मुझे ये वाला टॉपिक पॉलीगन लॉ नहीं हालांकि इस पर्टिकुलर में तो एग्जांपल के तौर पर इसमें है ही क्या जो रिवाइज करोगे, ये तो खत्म हो गई बात, पहले से भी आता होगा बहुत सारे लोगों को। वो तो मेरा तरीका ऐसा है, मेरा मन ऐसा है कि मुझे मतलब तब तक मुझे खुद ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना बेस्ट न दे दूं। तो आपको अगर लगता है इसमें कुछ है और जानने को, तो आप ये आपके जिम्मे है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो यहाँ यूज हो रहा हो और मैं स्किप कर दूं, उसका नाम ही ना लूं, या चुपके से निकल जाऊं, बाईपास निकल जाऊं कि कौन ये झंझट में पड़े। नहीं भाई, टाइम ही तो है अपने पास लगाने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी लेक्चर्स जा रहे हैं धीरे धीरे जानबूझ के, क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं, अभी मैं इसी बैच में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिन में बंद कर दूंगा, जब और 2-4 लेक्चर हो जाएगा तो बंद कर दूंगा, अपने आप पेस बढ़ जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है आपको इसमें कुछ सोचना, हाँ लेकिन जितना जा रहा है आपके पास उसको बहुत अटेंटिवली आपको देखना है, क्योंकि बहुत जिम्मेदार टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं। तो आइए यहाँ वापस चलते हैं, जो मैंने यहाँ बताया, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बताया जा रहा था कि अगर n इक्वल वेक्टर्स हैं, यानी अगर मान लो एफ 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 फोर्सेज हैं, या ई ई ई सेम मैग्नीट्यूड वाले अगर 4 वेक्टर्स हैं और चारों के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री बनेगा अगर 360/4 करें तो 90 डिग्री पे तो मस्त समझ में आ रहा होगा। यही देख लो, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, 60-60 पे भी कैंसिल, समझ में आ रहा। हाँ, जब ये 3 थे, 90-90 पे भी समझ में आएगा, और 360/4 करें और सबका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये देखो इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, हो गया रिजल्टेंट 0। लेकिन हाँ, 120 पे नहीं समझ में आएगा, 120 पे इस कैंसिल, ये फिजिकली ऐसे सोचोगे कि भाई बस ऑब्जर्व करके बता दें, तो ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, फिर कंपोनेंट कंपोनेंट लोगे तब बात बन सकती है कि इसका ये वाला कंपोनेंट इसके इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और इसका ये कंपोनेंट वर्टिकल इसके वर्टिकल कंपोनेंट साथ जुड़ के और इसको कैंसिल कर देगा। तो जब कंपोनेंट निकाल दिए तो इसका काम खत्म, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया आपने, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स। चलिए, ये सब वेक्टर पे मैं जानबूझ के आपको उलझा रहा हूँ, थोड़ा इस पे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर बाईपास निकाल दोगे तो एक क्वेश्चन तो कह गया, मेन में भी आना है और एडवांस में भी आना है। मेन में तो मतलब यार, मेन का तो पेपर आउट होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, लानत है उन बच्चों पे जो मेन में 99 न ला पाए। अगर मेरा स्टूडेंट है कोई और फिजिक्स में उसको 99 से कम आए, इसका मतलब लानत है उसकी पढ़ाई पे, क्योंकि मेन का तो पेपर आउट है। पूछो कैसे आउट है भाई, 20 पेपर होता है और पिछले 5 साल के 100 पेपर्स हुए, तुम 100 पेपर सिर्फ सॉल्व कर लोगे ना, 100 क्वेश्चन पेपर्स अगर सॉल्व कर लो खुद से समझ के, अगर तुम्हें क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़ के और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 99.99 परसेंटाइल छोड़ो, 99.9 में कोई डाउट नहीं है, अगर 100 पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए तो समझ के, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद से समझ में आ रहा हो तब कि हाँ ये क्या कह रहा है और इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, दैट मीन्स आपकी तैयारी पूरी है। ठीक है, एडवांस में ऐसा नहीं है, एडवांस में नहीं है, एडवांस में इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इन डेप्थ आपको समझ होनी चाहिए। तो चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे 4-4 हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे भी वही बात हो गई ना, 90-90 बनेगा, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल, और जो है तो इसको ये कैंसिल करेगा, या फिर पॉलीगन लॉ से सोच लो कि 4 हैं, चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और चारों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एडजेसेंट, एडजेसेंट माने बगल वाले के साथ 90 डिग्री बन रहा है।
2 पाई बाई n, 2 पाई बाई 4, 2 पाई बोले तो 360 अपॉन 4 बोले तो 90, 90 बन रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ हेक्सागन है, ये देखो क्यू 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 6 हो गया, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। यहाँ पेंटागन है, पेंटागन है, देखो पेंटागन बोले तो ये एंगल कितना होगा, 72 डिग्री, 360/5, और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर है ना ये, तो ये डिस्टेंस सब में सेम होगी, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। भाई 5 वेक्टर्स होंगे ना, और पांचों के बीच में एंगल 72 बनेगा, और पांचों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, पांचों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो पांचों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये उल्टा बन गया, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर, ये लो, ये 5 वेक्टर दिख रहे हैं, पांचों के बीच का एंगल कितना है, 72, 72, 72, 72। तो कोई भी बात एक एक मिनट जो यहाँ बोर्ड पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड, और वो दिख रहा है आपको। देखिए पांचों क्वेश्चन उसी पॉलीगन लॉ से सॉल्व हो रहे हैं, पॉलीगन लॉ के उस कॉन्सेप्ट से कि अगर n इक्वल वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, और वो इक्वल वेक्टर्स नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले अगर n वेक्टर्स हैं, और उनमें एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट वेक्टर्स के बीच का एंगल 2 पाई बाई n है, तो सभी का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ 2 पाई बाई n बोले तो 2 पाई बाई 5 बोले तो 72 डिग्री, यहाँ 2 पाई बाई n बोले तो 60 डिग्री है। तो अगर है तो सम करने के लिए जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट यूज करो, रिजल्ट जीरो आएगा, कैसे आएगा वो समझा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स बच्चों अ चार्ज Q1 is equal to plus 1 coulomb, Q2 is equal to minus 4 coulomb are fixed at separation of 1 meter. Where should you place a third charge Q so that entire system is in equilibrium? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, Q1 एंड Q2, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, याद होगा तुम्हें, लेक्चर 2 ऑप्शनल वाला, इरोडो का क्वेश्चन, तगड़ा वाला। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, उसके सामने इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो ये तो मेन का क्वेश्चन हो गया, फिक्स्ड हो गया। इवन एडवांस में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं अब तो। अब ये बताओ कि 1 मीटर के सेपरेशन पे, 1 मीटर के सेपरेशन पे चार्जेस जो रखे हैं वो है +1 कूलम, और Q2 बोले तो -4 कूलम। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि कहां पे तीसरा चार्ज रखें ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ, क्या बात है, तो एक बात है, तो देखते ही बता दोगे यार कौन सा रीजन है, पहले रीजन बताओ, यहां तो हो ही नहीं सकता। कौन तो कह रहा सर इसमें तो फोर्स आ गया, अरे जानबूझ के रख लिया मैंने क्वेश्चन। एक काम करो, एक काम करो, ये बताओ, पहले तुम ये बताओ, पिछले क्लास की आखिरी बात तुम्हें याद होगी कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हाँ क्या बात है, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और उस पॉइंट पे अगर हम चार्ज रख देते हैं क्यू, तो नेट फोर्स उस चार्ज पे कितना लगने लगता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगने लगता है, तुमने कहा था क्यू इंटू ई। और ये पैरेलल होता है फोर्स, क्यू इंटू ई जो फोर्स है ये पैरेलल होता है ई वेक्टर के, इफ क्यू इज पॉजिटिव। यार देखो, अगर पिछले लेक्चर को ठीक से नहीं देखे हो ना तो फिर मजा नहीं आ रहा होगा तुम्हें, और अगर देखे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा। बस इंतजार कर रहे हो, फड़फड़ा रहे होगे कि सर जल्दी अच्छे क्वेश्चन से पहुंचा जाए। अब अगर मान लो क्यू निगेटिव है, तो क्यू ई इज अपोजिट टू ई वेक्टर, इफ क्यू इज निगेटिव, राइट। तो ये फोर्स वेक्टर था, ठीक। तो एक काम करो, ये बताओ, यहां पे पूछ रहा है कि एक चार्ज क्यू को कहां पे रखें ताकि एंटायर सिस्टम में इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों तो फिक्स हैं, इनको तो पकड़ के रखा गया है, तो इन पे तो नेट फोर्स सोचना है, इन पे तो ये तो फिक्स है, पकड़े हुए हैं, दे आर फिक्स्ड, तो उन पे तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगा, वो थोड़ी ना हिलेंगे डुलेंगे। अब तुम्हें बस क्यू पे देखना है कि नेट फोर्स कहां पे जीरो करना है, तो बस क्यू को जहां कहीं भी रखोगे उस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई देख लो कि कहां पे जीरो होगा, जहां पे जीरो होगा वहीं रख दो,
तो अभी तो मैं तुमसे ये सवाल पूछा था कि कौन से रीजन में होगा, बहुत अच्छे से समझाया भी था कि कौन से रीजन में होगा। तो जरा बताओ कौन सा रीजन में होगा। देखते ही बता दिए होगे कि इसी रीजन में होगा, इसको रीजन 1 कह लेते हैं। यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ चार्ज भी ज्यादा, मैग्नीट्यूड। तो ये मत कहना -4 कूलम इज लेस देन 1 कूलम, गधे हो क्या। अरे -4 कूलम, साइन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड की बात करो। तो ये तो बड़ा चार्ज हो गया, तो चार्ज भी बड़ा और दूरी भी कम, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें होगा। अब इसमें कहां पे होगा, तो तुम्हें ये तो क्या कर रहे हैं अब हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लें। अगर मान लो क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जाए। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से वेक्टर सम करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया जाए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और उसमें क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो एक काम करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी जरा बताओ। मान लो यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ, k इंटू 1 कूलम अपॉन एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी 4 वाले की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 1 मीटर ये है, और ये एक्स और जुड़ जाएगा तो 1 प्लस एक्स। तो यहाँ 4 कूलम वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी लिखने दो, k इंटू 4 कूलम अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। अब ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी ना, -4 की तरफ होगी, और 1 कूलम वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होगी, उससे अवे होगी। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, k1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो नेट फोर्स क्यू जब उस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू जीरो, दैट विल बी जीरो। तो k1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। k को कैंसिल करो। अब ये बताओ ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। बच्चों ये क्या बनेगा, यहां थोड़ा रब करने दो मुझे। क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या स्क्वायर रूट ले लो यार दोनों साइड, हटाओ, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1। यानी क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ये जो x आया है ये 1 आ गया, इसका मतलब आंसर हो गया 1 मीटर लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड फ्रॉम क्या, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। और ऑनलाइन ज्वाइनिंग कहां रखोगे, क्या नीचे रख दोगे, ऊपर रख दोगे, ये सब तो बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया गया कूलम्ब्स लॉ में कि लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा, तभी तो दोनों ये जो दोनों फोर्सेज हैं तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब इसी लाइन पे रहेगा तो तीनों पे फोर्स जीरो होने के लिए मैंने तीनों को एक लाइन में होना जरूरी है। तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, बाकी दोनों पे तो यहाँ चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस जो दिए हुए थे ये, ठीक, तो ये समझ में आ गई बात। अगर -4 कूलम से दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर दूरी हो जाएगी, राइट। तो देख लीजिए अच्छे से इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसमें कहता है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विथ चार्जेस प्लस q माइनस q at the vertices with acute angles and a charge plus 2q at the vertices with right angle. Determine which of the numbered vectors coincides in direction with the field produced by the charges at a point that is the middle of the hypotenuse. Right? क्या बात है, क्या बात है बच्चों, ये क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और आ, कहता है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस 2q चार्ज है, और तुम्हारे पास 8 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं
कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेहतरीन यूज करना है यहाँ पे। अब देखो, यहां मैं अलग से इसको बना दे रहा हूं डायग्राम को। एक बात बताओ, यहाँ प्लस क्यू है, इसको चलो सॉल्व कर रहे हैं, प्लस क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज माइनस क्यू है, मिडल ऑफ हाइपोटेनस, तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इधर की ओर होगी, अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, दिस क्यू इज पॉजिटिव, दिस क्यू इज नेगेटिव, सो दिस चार्ज इज नेगेटिव, दैट इज माइनस क्यू। सो इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसी पॉइंट पे, तो टूवर्ड्स इट, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, so the length of the vector must be same to this yellow वाला वेक्टर, तो येलो और ग्रीन दोनों का सेम हो गया मैग्नीट्यूड। थोड़ा मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, पूरी बात कंप्लीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है इतना सोचने की जरूरत ही ना हो। तो यहाँ दो वेक्टर्स हैं, एक येलो कलर का नीचे और ऊपर में ग्रीन कलर का, दोनों का सम करोगे तो इससे जस्ट डबल वेक्टर बनेगा। लेकिन अभी करते हैं सम, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है बच्चों, 2q है, क्या बात है। अब इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से नेट नहीं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे, तो वो इधर की ओर होगी, राइट। और कितनी होगी अगर ये भी निकालना हो तो के क्यू, के दिस 2q इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या बात है। अब एक बात बताओ, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनको सम कर लेते हैं, इनका तो इनका सम करें तो डबल हो जाएगा वेक्टर, यानी लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो ऐसा कुछ वेक्टर बन जाएगा इतना बड़ा ऐसे, राइट, एक वेक्टर हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करोगे, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अरे भाई, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो E1 कह लो, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी माइनस क्यू वाली, उसको E2 कह लो, तो E1 प्लस E2, और इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को E3 कह लो। इन तीनों का क्या करना है, वेक्टर सम कर तो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ लिया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये वेक्टर आ गया। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो इसके साथ जोड़ोगे तो इसके सर पे, ट्रायंगल में पढ़ा है ना कि इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर की टेल रखोगे, ऐसे रखोगे टेल, राइट। तो अब अच्छा, इसकी टेल को फिर इसके हेड से ज्वाइन करोगे ऐसा। भाई तुम्हें ये भी मैं बता दे रहा हूं, मान लो ए वेक्टर है और मान लो ये कोई बी वेक्टर है, अगर दोनों का सम करना हो तो ट्रायंगल में क्या कहता है कि ए के हेड पे बी की टेल रखेंगे और ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेक्टर मिलता है यही क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी के हेड पे ए की टेल रख दें, बी के हेड पे ए की टेल रख दें, और फिर हम बी की टेल को ए के हेड से मिला दें, दिस विल बी बी प्लस ए, बोथ वेक्टर्स विल बी इक्वल, एंड सो ओनली वी से दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। अब एक बात बताओ, यहां पे कौन सा आंसर आया तुम्हारा, ऑप्शन कौन सा निकल के आया, ऑप्शन निकल के आया 3, यानी दिस विल बी द आंसर, राइट। बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। Next question is the best question of today's class. And in this question, uh, 2 point charges Q are placed at points A0 and minus A0. यानी ये Y और X एक्सेस ले लिए। अब इन एक्सेस पे एक चार्ज है A, 0 पे और एक पॉइंट चार्ज है -A, 0 पे। दोनों मैग्नीट्यूड्स क्यू हैं। अब इसमें बहुत वेरिएशन करने वाला हूं मैं। इस क्यू को 2q कर देंगे, इस क्यू को -q कर देंगे, ऐसा जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हम लोग यहां देखेंगे। और उसी पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी आपके लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बीच में एक क्वेश्चन है, बेहतरीन, लेवल 3 का। तो बच्चों कहता है कि draw a graph to show the variation of electric field strength along y-axis with distance y from origin, along x-axis with distance x from origin। ठीक है, तो y-axis पे तुम्हें बनाना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो y एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट लेते हो तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे जो बनाओगे वो बनाना है किसके साथ, y के साथ। और मैंने इस y यही ना डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी y। और अगर x एक्सिस पे देखोगे तो ये भी बनाना है E
एक्स ग्राफ। तो ई एक्स ग्राफ भी बनाना है और ई वाई ग्राफ भी बनाना है। बच्चों इतने इंपॉर्टेंट जगह पे तुम हो, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि थ्रू आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और तुम्हारी हर जगह ये मदद करने वाले हैं। आई बिलीव, I don't hope, I believe, simply I believe that you will watch today's lecture very attentively, and I am stopping this lecture here only, though I am very interested in this question. We will operate this question by doing numerous changes जो कि नहीं भी पूछे गए हैं। यहाँ 4 कूलम रख देंगे या माइनस, जितनी भी पॉसिबिलिटी, अरे भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। और ये चारों पॉसिबिलिटीज को हम करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ एक ही पूछा गया है, पॉइंट चार्ज क्यू बस रख के। हम क्यू को एक बार पॉजिटिव मान के करेंगे, एक बार निगेटिव मान के करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, एक बार इसको और इतना ही नहीं, अभी तो ये ए दो पॉसिबिलिटी लाओ और ऐड कर दिया। एक ये कि इसको -2a,0 कर दिया, मतलब ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तब क्या होगा? और ये मतलब सब करेंगे, उसके बाद इसको बढ़ा देंगे, तब क्या होगा? ये भी करेंगे हम, कि कोई जरूरत नहीं कि हम जो है सिमेट्रिकली प्लेस करें इसको, अभी तो फिलहाल ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यानी ये जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे वो रखा है। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपने गलती से पिछला लेक्चर ढंग से और पूरा नहीं देखा है और आप ये इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और वही उसी कुछ डाउट में मैं कॉल भी कराने वाला हूँ आपको। कल आपके पास मॉर्निंग में कॉल जाएगी, मे बी मतलब इवनिंग तक भी जा सकते हैं, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो आप जो है कि मैं पूछता हूँ एक बार कि आप सारे लेक्चर ठीक से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहीं से ठीक इसी जगह से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट?